हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में देख रहे थे और ये देखे थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी में किस तरीके से एक्सेप्शंस आ रहे थे और उन एक्सेप्शंस को हम लोग किस तरीके से डील किए थे। साथ ही साथ बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन देखे थे और जिसमें ये भी सीखे थे कि कहाँ कहाँ किस तरीके से एक्सेप्शन को अप्लाई करना है। ठीक है, नॉर्मल ट्रेंड्स क्या है, उन सारी चीजों को मिक्सअप करके हम लोग बहुत अच्छे से अपना आयोनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट किए थे। हाँ, एप्लीकेशन रह गया था, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी कि किस तरीके से क्या क्या एप्लीकेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो आज छोटा सा सेशन आयोनाइजेशन एनर्जी को लेकर के होने के बाद पूरे तरीके से वाइंड अप आपका हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी तक का पार्ट। तो क्या करना है आपको, अच्छे से उसको रिवाइज करना है, क्वेश्चन लगाना है, किस तरीके से हो रहा है, नए नए क्वेश्चन लगाने हैं और सारे जो कॉन्सेप्ट है, कम से कम एक्सेप्शन जो है, हम कई बार आपको जोर दे रहे हैं किस पे, एक्सेप्शन पे, क्योंकि एक्सेप्शंस बहुत जरूरी क्वेश्चन में, एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है मैक्सिमम चीज एक्सेप्शंस। हाँ, ट्रेंड्स भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है ट्रेंड्स नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको परेशान करने के लिए क्या वो पूछेगा, एक्सेप्शंस, जो कि नॉर्मली बच्चों को याद नहीं रहता है। और हम आपको क्या किए हैं कि सारे एक्सेप्शंस को एक जगह इकट्ठा करके आपके लिए लिखवाए हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट लिखवाया हुआ है आपका एक्सेप्शन से रिलेटेड। ठीक है, आई होप आप उसको अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्या हम लोग देखने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो है आपका, सबसे पहला जो है वो कहता है मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, अब ये मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भाई क्या है, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, तो आपको पता होगा मेटल्स के बारे में। ठीक है, बेसिक में भी पढ़े थे। मेटल्स बेसिकली क्या होता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर पॉजिटिव आयन। ठीक है, मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज करना। जो मेटल जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होता है, उतना ज्यादा होता है, ये चीज हम लोग जानते हैं। तो ये बेसिकली मेटल्स क्या कर रहा है बेटा आपका, और मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी होता है। हम इसको क्या लिख रहे हैं, ईपी, ऐसा पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इजिली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा इजिली। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, आप 9th 10th में भी थोड़ा सा पढ़े होंगे, नहीं तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ऑक्सीडेशन वो शो करेगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो क्या शो कर रहा है आपका, शोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, हालांकि आप क्या पढ़ करके आए होंगे बचपन में कि ऑक्सीडेशन क्या हो जा रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, या फिर रिडक्शन की बात करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे, यस, रिड्यूसिंग एजेंट तो जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है ना वो खुद रिड्यूस होगा, यानी अपना खुद का क्या करेगा, वो रिडक्शन। ठीक, यानी कि यदि हम मेटल को कह रहे हैं कि ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, यानी कि ये दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। खुद ऑक्सीडाइज तो हो रहा है लेकिन दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। कॉन्सेप्ट पकड़ना है, यानी ये खुद के लिए तो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरे के लिए ये रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। बात समझ में आया, क्लियर हो रहा है। यदि आपको मेरा बात लग रहा है कि इसको कहीं नोट कर लेना चाहिए तो नोट भी कर लेना है। ठीक है, हालांकि बार बार अब ये बात आएगा, क्या बोले हम कि इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी रखता है इजिली, वो क्या करता है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यानी वो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है।
तो दूसरे के लिए वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि दूसरे को वो क्या करेगा, रिड्यूस। ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, और यदि कोई खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को क्या कर सकता है वो, यस, ऑक्सीडाइज। क्लियर है ना, बात समझ में आ रहा है? यानी कि यदि रिड्यूसिंग एजेंट है कोई तो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। यदि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद को क्या करेगा, वो रिड्यूस। क्लियर है? ठीक, ये मेटल्स हो गए जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज इजिली, और वो क्या शो करता है, ऑक्सीडेशन शो करता है। वहीं यदि हम नॉन मेटल्स का बात करें, ठीक है, नॉन मेटल्स का बात करें तो नॉन मेटल्स बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाले, इलेक्ट्रॉन गेन इजिली। ठीक है, नॉन मेटल्स देखते हैं ना, Cl कन्वर्टेड इनटू Cl माइनस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो इलेक्ट्रॉन लेता है इजिली, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और वो क्या करेगा, सो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन को शो करेगा। आया बात समझ में? क्या शो करेगा आपका, रिडक्शन को शो करेगा। और खुद क्या होगा, यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या कहलाएगा, मेटल्स, शो करेगा ऑक्सीडेशन। लेकिन दूसरे के लिए ये क्या हो जाएगा, यस, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, दूसरे को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्लियर हो? इसको कैसे याद रखेंगे, गर्लियो। ठीक है, मान लेते हैं आपका कोई एक दोस्त है, गर्लियो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, गेन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को यदि गेन कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन। ठीक है, लूज इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ये एक आपके लिए गर्लियो है जो कि आपका क्लियर कर देगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा नहीं, पूरे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब यानी कि अब यदि हम बात करें कि जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा, समझना है, जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा, क्या वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या, यस, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब जितना आसानी से लूज कर देगा, अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, वही तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है अपने को। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी उसमें जितना एनर्जी खर्च होता है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगा, कम लगेगा। अब जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत मुश्किल होगा, यानी ये तो गेन करता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बहुत ज्यादा। यानी मेटेलिक कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी उसका क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, क्योंकि मेटल्स तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो उसमें एनर्जी देने की बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि एक तरह से मेटेलिक कैरेक्टर इनवर्सली टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर इनवर्सली टू क्या हो जाएगा बेटा, आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। ये पहला आपका जो एप्लीकेशन है वो निकल करके सामने आता है। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें देखें हम कि यदि हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये कहा जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और ये क्या जा रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहा है। ठीक है, ये कहा जा रहा है, टॉप टू बॉटम, और ये क्या जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट यदि हम जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, और यदि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, इंक्रीज। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा आपका, इंक्रीज। ये चीज क्लियर हुआ? तो यदि हम ग्रुप 1 की बात करें, ग्रुप 1 की बात करें तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ग्रुप 1 डाउन द ग्रुप जाएंगे, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा आपका। तो उस प्रकार से यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लिथियम सबसे कम, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा आपका, मेटेलिक कैरेक्टर सीजियम का। यानी सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका लगेगा, आपका सीजियम का। इज दैट क्लियर? ये मेटेलिक कैरेक्टर हम लिख रहे हैं, ध्यान में रखना है, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, इसका हम बात कर रहे हैं। और मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इनवर्सली टू आयोनाइजेशन एनर्जी। यदि हम ग्रुप 2 की बात करें, ग्रुप 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा,
ये देखेंगे। सबसे ज्यादा फिर किसका हो जाएगा आपका Ba का, बेरियम का, ठीक है, और सबसे कम किसका हो जाएगा, बेरिलियम का। तो ये छोटा छोटा चीज है। अब इसके बाद दूसरा वाला पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट हम इधर आते हैं दोबारा, ठीक है। ये तो पहला हो गया पॉइंट, पहला एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन। दूसरा कह रहा है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। दूसरा को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर या फिर ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, ऐसा भी बोल सकता है, ठीक है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग टेंडेंसी या फिर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर और ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, ऐसा भी बोल सकता है, ठीक है। तो अब इसको समझना है, बड़ा ही आसान है, ठीक। अब हम क्या बोले थे आपको कि जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बोले थे ना, और जो खुद रिड्यूस होगा वो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब यदि हम बोले ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी का यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज होगा, और खुद ऑक्सीडाइज अभी कौन हो रहा है, मेटल्स। तो मेटल्स के लिए अभी हम लोग क्या पढ़े थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आ गया है रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग करके, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके आ गया है, ठीक है। इससे पहले मेटल्स को करके था, बस नाम बदले हैं ताकि आपको क्वेश्चन में भी उस तरीके से रहे तो आप कंफ्यूज ना हो। सारा कुछ जो है आपको यहीं पे बता दे रहे हैं हम, ठीक। तो उस प्रकार से भी हम लिखें रिड्यूसिंग एबिलिटी, ठीक है, रिड्यूसिंग एबिलिटी। तो रिड्यूसिंग एबिलिटी का मतलब क्या हो गया आपका, यस ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है बेसिकली, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एबिलिटी इज इनवर्सली टू क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपका बात, और ये ध्यान में रखना है हम क्या लिख रहे हैं, रिड्यूसिंग बिहेवियर, ठीक है, रिड्यूसिंग बिहेवियर ऐसा भी लिखते रहे वहां पे, ठीक। तो रिड्यूसिंग बिहेवियर क्या हो जाएगा, इनवर्सली टू आयोनाइजेशन एनर्जी, इज दैट क्लियर। और ध्यान में रखना है कि मेटल्स, इस चीज को और क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्लियर हुआ कि मेटल जो होते हैं वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। खुद ऑक्सीडाइज होगा लेकिन दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस करता है, उसी से रिलेटेड है। बात समझ में आया। और यदि हम बात करें इसमें भी तो सीजियम इज द, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, क्योंकि सीजियम क्या होता है, ग्रुप पहला का है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जा रहे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा, यानी सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप 1 का, और ग्रुप 1 में भी डाउन आ जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका हो जाएगा, सीजियम का। तो सीजियम क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपका कहलाने लगेगा। और वही यदि हम बात कहें, ठीक है, फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। फ्लोरीन क्या कहलाएगा आपका, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, क्योंकि इधर मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, फ्लोरीन ही मिलेगा। और डाउन द ग्रुप जाने पे तो बढ़ जाएगा मेटेलिक कैरेक्टर, यानी कि सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा, फ्लोरीन का, यानी फ्लोरीन क्या होगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, खुद रिड्यूस होगा, ठीक है। यानी कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर बताइए क्या होगा, रिड्यूसिंग तो इनवर्सली, तो ऑक्सीडाइजिंग क्या होगा, डायरेक्टली टू आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तीसरा पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, थर्ड वाला एप्लीकेशन जो क्या बोलता है, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड। तो क्या होता है भाई, बहुत ही आसान, जितना मेटल रहेगा, ठीक है, जितने मेटल्स होंगे
उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर के होते हैं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होता है। सिंपल सा चीज है, ठीक है। मेटल का ऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा आपका बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होगा वो बेसिकली आपका क्या होगा एसिडिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा हम लिख रहे हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होंगे वो आपका क्या होगा बेसिक इन नेचर, ठीक। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा वो क्या होगा एसिडिक नेचर का होता है। इज दैट क्लियर? कैसा हो जाता है आपका एसिडिक नेचर का होता है। यानी कि यदि हम, ठीक है, यही आपका लेफ्ट टू राइट वाला आपका यहीं पे यदि हम रखें, ठीक है, लेफ्ट टू राइट इस तरीके से यदि हम रखें, ठीक है, कैसा हम रख रहे हैं लेफ्ट टू राइट, यदि हम इस तरीके से जा रहे हैं तो अपना जो एसिडिक कैरेक्टर है, ठीक है, ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, क्योंकि इधर तो क्या होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटल्स मिलते हैं, यानी मेटल से नॉन मेटल जाते हैं, मेटल से नॉन मेटल जाएंगे यानी कि एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्या होगा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक ऑक्साइड बढ़ेगा, यानी कि क्या होगा डाउन द यदि हम ग्रुप जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बोल रहे हैं बेसिक कैरेक्टर क्या होगा इंक्रीज आपका होते हुए मिलेगा, ठीक है। ये एरो जो था वो डाउन द ग्रुप के लिए था, टॉप से बॉटम से सॉरी टॉप टू बॉटम के लिए, क्लियर है। तो यदि अब हम बेसिक्स देखें, बेसिक जो नेचर है किसके लिए हम देख रहे हैं टॉप टू बॉटम के लिए देख रहे हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम के लिए। तो लिथियम ऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा सबसे कम बेसिक होगा, ठीक है। उसके बाद Li2O Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, देन उसके बाद K2O Rb2O CH2O, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक ऑक्साइड्स होंगे वो कौन सा होगा बेसिक इन नेचर का CH2O, ठीक है, कौन सा हो जाएगा CH2। इज दैट क्लियर? और ये किसका है आपका बेटा ग्रुप 1 का है, ठीक, ग्रुप 1 का है। यदि हम वही ग्रुप 2 की बात करें, ठीक है, ग्रुप 2 की यदि हम बात करें तो ग्रुप 2 में कौन सा हो जाएगा यस BeO, ठीक है, MgO, BeO, ऐसा। और एक बात आपको ध्यान में बता दें, ये तो सबसे ज्यादा बेसिक है, तो क्या ये एसिडिक है? ये BeO जो होता है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक किसको कहते हैं? जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर को शो करता है। तो BeO के लिए आपको एकदम तैयार रहना पड़ेगा कि BeO कह दे कि वो बेसिक है तो बेसिक नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा आपका एम्फोटेरिक नेचर होता है। इज दैट क्लियर? क्या होता है ये एम्फोटेरिक नेचर होता है। और ये ऐसा क्यों होता है तो ये हम पहले ही बताए हैं, ये डायगोनल रिलेशनशिप जो हम लोग पढ़े थे वहां पे हम इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किए थे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज आपको थोड़ा सा याद आ जाए इसलिए आप डायगोनल रिलेशनशिप को पलट करके देखेंगे, वहां पे आपको अच्छे से ये चीज आपको ध्यान में आ जाएगा, याद आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आ रहा बात समझ में? तो यदि हम पीरियड में जाए, ठीक है, P2 पीरियड 2, ठीक है, पीरियड 2 में जाए तो कौन कौन सा हो जाएगा आपका Li2O, ठीक है, Li2O, उसके बाद आपका आ जाएगा BeO, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा B2O3, उसके बाद CO2, उसके बाद N2O5। नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्साइड हैं लेकिन वेल नोन हम इसका बात कर रहे हैं, ठीक है, चलते जाएगा। इसका यदि हम कैरेक्टर की बात करें तो अब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पहले मेटल्स थे फिर क्या हो गए नॉन मेटल्स हो गए, पहले मेटल्स थे फिर क्या हो गए नॉन मेटल्स हो गए। तो पहले एसिडिक कैरेक्टर रहेगा फिर क्या हो जाएगा आपका पहले बेसिक कैरेक्टर रहेगा फिर क्या हो जाएगा आपका एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा ऑक्साइड का। तो ये वाला जो होता है वो क्या होता है बेसिक,
ठीक है। ये वाला आपका होगा BO होगा एम्फोटेरिक। बात समझ में आया मेरा, हम क्या बोल रहे हैं? जब इधर से इधर की ओर जाएंगे तो एसिडिक, बेसिक से एसिडिक की तरफ जाएंगे तो बीच में ऐसा भी आपको मिल रहा है जो एसिडिक और बेसिक दोनों को शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। और ये क्या हो जाएगा आपका एसिडिक, ये भी क्या हो जाएगा एसिडिक, और ये भी क्या होगा एसिडिक। ठीक है, उसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आ गया कि एसिडिक और बेसिक जो नेचर है, ठीक है, ऑक्साइड्स के, वो चीज आपको समझ में आया। आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है यहाँ पे डिटर्मिनेशन, क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, फोर्थ वाला डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। ठीक है, यानी वैलेंस सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पता करना है आपको। ठीक है, वैलेंस सेल में कैसे डेटा क्या दिया हुआ रहेगा, तो डेटा आपका क्या रहेगा, देखिए जैसे कि आपको बोल दे कि पहला आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, जैसे कि आपको दे दे IE1 जो है वो दे दिया है आपका 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, IE2 दे दिया है आपका 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और IE3 दे दिया है आपका तकरीबन 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा अपने को कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बात को जरा समझना। अब मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, ठीक है, ये थर्ड सेल। ठीक, मान लेते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 हो जाएंगे और इसमें 2 हो जाएंगे। अब यदि एक इलेक्ट्रॉन को अपने को बाहर निकालना होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन नजर आ रहा है ये वाला डायग्राम के। ठीक है, अच्छा ये भी यदि हम बोले कि IE1 यदि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिंगल इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, इसको बाहर निकालने में कितना लगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितना बचा आउटर मोस्ट में 1, यानी फिर अब दूसरे को निकालने में जाहिर सी बात है पहले वाले से ज्यादा लगेगा। तो यदि नॉर्मली जंप हो रहा है, नॉर्मली यानी कि डबल का, या डबल से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम, ऐसा देखने को मिल रहा है। डबल से ये क्या है, जस्ट डबल। ठीक है, डबल। ठीक, तकरीबन क्या है, ऑलमोस्ट आपका क्या है डबल। तो उस कंडीशन में मान के रखना है कि ये उसी सेल से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसी सेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यदि अप्रोक्स डबल आ रहा है तो यानी कि हम डायग्राम उसी तरीके से बनाएंगे जो इससे सेट कर रहा है, लेकिन आपको आगे क्वेश्चन में समझ लेना है इसी तरह हम क्या बता रहे हैं कि हम क्या बोले कि यदि डबल हो रहा है तो, और इसका मतलब हो गया कि उसी सेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी कि अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ये है। आ रहा है, क्लियर हो रहा है, आर गेटिंग माय आइडिया। ठीक, लेकिन ये जो जंप है, यहाँ पे जो जंप हो रहा है वो तकरीबन कितना टाइम्स का हो रहा है, तकरीबन 4 to 5 टाइम्स का आपका हो रहा है जंप। ठीक है, तकरीबन 4 to, ठीक है, कितना का आ रहा है 4 to 5 टाइम्स का जंप आ रहा है। ठीक है, और इस कंडीशन में चेंज नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स बदल रहा है, इसका मतलब ये हो गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तो हम लोग बाहर से निकाले, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा का चेंजेस नहीं आएगा, जस्ट डबल या डबल से थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी उसमें देना पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स बदल रहा है, तब उसमें तकरीबन 4 to 5 to 6 to 7 टाइम्स भी कभी कभी एनर्जी आपको, कभी कभी 10 गुना की एनर्जी जो है वो खर्च करना पड़ रहा है। यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन है जिसमें अपने को 70 eV का अपने को क्या लग रहा है, एनर्जी लग रहा है। आ रहा बात समझ में? ये डायग्राम हम अपने से बनाए हैं क्योंकि अपने को पता है कि इसका ये है आंसर,
ठीक है। लेकिन आपको कैसे करना वो हम ये बता रहे हैं। यदि डबल का चेंज आ रहा है अप्रॉक्स, इसका मतलब कि दोनों सेम सेल में है इलेक्ट्रॉन, ठीक। लेकिन जैसे ही 4 to 5 या उससे ज्यादा का चेंजेज आ रहा है, 5 टाइम्स का जंप आ रहा है, उससे ज्यादा का जंप आ रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ सेल्स चेंजेज आ रहा है। यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन सेम सेल में, तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए सेल चेंज। तो पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए सेम, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन सेम सेल में, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन सेम सेल में, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक सेल में किस में है, अल्कलाइन अर्थ मेटल में, ठीक है। यानी कि ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 का मेटल्स आपको याद होगा, कौन सा, बेरिलियम वाला ग्रुप, ये वाला। इनके लास्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और तीसरा इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको सेल बदलना पड़ेगा। तो इसका मतलब मे बी, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा मे बी, ठीक है, मे बी ये क्या हो जाएंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले जो हैं वो आपका हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि IE1, ठीक है, दिया हुआ 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। IE2 जो दिया हुआ वो दिया हुआ आपका 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। IE3 जो दिया हुआ वो दिया आपका 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट क्लियर। तो अब यहां से यहां का आप जंप देखेंगे, अप्रोक्स 9 टाइम्स है, ठीक है, अप्रोक्स 9 टाइम्स है, ठीक है। और हम क्या बोले थे, 4 से 5 से ज्यादा का होना का मतलब सेल का चेंज होना। और ये वाला क्या है आपका, नॉर्मल है, नॉर्मल 60 से 90, यानी कि ये सेम सेल से है, ठीक है। यानी कि ये सेम सेल से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी कि लास्ट में इसका कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही, जिसको बड़े आसानी से निकल गया। लेकिन दूसरे को निकालने के लिए आपको और अंदर जाना पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी का लग रहा है। यानी कि इसका साफ समझ में आ रहा है कि आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है। यानी इसका वैलेंस सेल कितना था, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना था, 2, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। क्लियर है, क्योंकि दूसरा वाले के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी, यानी कि आउटर इनर वाले सेल में अपने को प्रवेश करना पड़ रहा है। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बेटा, इसका 1, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। और क्वेश्चन देखें, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, हम क्या बताना चाह रहे हैं। और ये आयोनाइजेशन एनर्जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, ठीक है। देखेंगे अब अगला क्वेश्चन कहता है IE1, ठीक है, दूसरा ये मान लेते हैं पहला, ठीक, ये आपका दे रहा है IE1, ठीक है, IE2, IE3, IE4, ठीक है, यहां तक जा रहा है। और ये किलो जूल पर मोल में है, किलो जूल पर मोल में दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं, ठीक है। किलो जूल पर मोल में है। हाँ, यदि 1 किलो जूल पर मोल में दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तब आपको कन्वर्ट करके 1 यूनिट बनाना पड़ेगा। तो IE1 दे दिया इसका 200 किलो जूल पर मोल, इसका दे दिया हुआ 350 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसका दे दिया 560 किलो जूल पर मोल, और इसका दे दिया हुआ 220, ठीक है, 2200 किलो जूल पर मोल। तो यहां से यहां तक जाएंगे तो ये आपका देखिए नॉर्मल चेंज है, नॉर्मल चेंज समझ में आ रहा है। 200 से 350 नॉर्मल चेंज, 300 से 560 ये भी नॉर्मल चेंज है, नॉर्मल चेंज है। लेकिन ये 560 से 2200 चला गया, अप्रोक्स 4 to 5 टाइम्स फिर से जा रहा है, ठीक है। अप्रोक्स आपका कितना जा रहा है, 4 टाइम्स का जंप है, ठीक है, टाइम्स जंप है। इसका मतलब सेल चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, सेल चेंज, ठीक। अब सेल चेंज यहाँ पे हो रहा है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसके, पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और चौथा के लिए उसको सेल बदलना पड़ रहा है। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अब इसमें 5वां हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। 5वां बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है।
डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इज दैट क्लियर? अब इसका हम लोग देखेंगे क्या है, क्या बताना चाह रहा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि IEn+1 माइनस IEn बहुत बहुत ज्यादा होगा इनका डिफरेंस, किससे? 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। आप समझना क्या बोल रहा है। 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक मेजर कर सकते हैं, एक बीच का एक यूनिट है। तो और IEn का मतलब क्या हुआ? I पहला, जो पहला आयोनाइजेशन एनर्जी है, उससे यदि हम IEn+1 क्या हो गया, जो दूसरा वाला होगा, मान लेते हैं IE ये 4 है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी 4 है, तो ये क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी 5। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यानी कि ये कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी है वो n बता रहा है, नंबर ऑफ सेल्स यहां नहीं है, ध्यान में रखना है। आपको यदि कंफ्यूजन होगा तो लिख भी लेना है नोटबुक में बगल में, ताकि आप बाद में कभी नोटबुक खोले तो आपको क्लियर रहे कि n यहाँ पे क्या है बेटा, कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है। तो जैसे कि ये फर्स्ट है तो ये सेकेंड n+1 हो गया। तो यदि दोनों का डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाए, दोनों का डिफरेंस जो वैल्यू रहेगा, जैसे कि यहाँ है ना सबका I1 का 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनका डिफरेंस यदि 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आए, ठीक है, मान लेते हैं ये कम रहेगा, बहुत कम रहेगा, और ये बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये बहुत कम रहेगा सपोज दैट वैल्यू, और ये बहुत ज्यादा रहेगा, तो डिफरेंस जो है इसका वो 16 से ज्यादा हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई आइडिया? ठीक है, क्लियर है? तो उस कंडीशन में जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है, उस कंडीशन में मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो क्या होगा? n वाला होगा, IEn। ठीक है, क्या होगा? विल बी, ऐसा लिख देते हैं, विल बी n, यानी कि ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहला जाएगा? स्टेबल। कैसे? क्योंकि इसका वैल्यू बहुत कम है और इसका बहुत ज्यादा है। तो याद होगा आपको कि देख रहे हैं इसका वैल्यू बहुत कम है, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा का जंप यहाँ पे आया है, और बहुत ज्यादा का जंप आया है, इसका मतलब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, जिसने ये बड़े आसानी से निकाला है। ठीक है, और क्या बन गया? आपने आपको स्टेबल बना लिया। और अगला वाला में क्या? सेल चेंज हो रहा है, और सेल चेंज होना बहुत खतरनाक है, यानी कि अपने लिए कौन स्टेबल होगा? जिसमें सेल मतलब कि नहीं चेंज करना पड़ रहा है, पहला आयोनाइजेशन एनर्जी ही इलेक्ट्रॉन निकला, और वो क्या हो गया? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लिया। वैसा हम समझ सकते हैं। तो उसमें स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होगा? IEn वाला। अभी क्वेश्चन करवा के ही आपको हम समझा देंगे। और ठीक है, बट यदि अपने को मिला IEn+1, ठीक है, माइनस IEn, ठीक है, क्या हो जाए? छोटा हो जाए 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, तो मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, विल बी n+1 वाला होगा। ठीक है, कौन सा होगा फिर? n+1 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो क्या कहलाएगा? आपका सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। क्लियर है? अब क्या हो गया? 16 से भी छोटा, यानी कि दोनों का डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो बहुत कम है, यानी कि सेम सेल का नहीं है, और सेम सेल का है तो जाहिर सी बात है कि जो ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा वो ज्यादा स्टेबल कहलाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बताना आपको चाह रहे हैं, मतलब कि क्या प्रैक्टिकली ये बात चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन जैसे कि ये Na है, हम एग्जैक्ट वैल्यू एक्सपेरिमेंटल आपके सामने दे रहे हैं एग्जांपल से। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं एक, ये Na है सोडियम, जिसका IE फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपका है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और IE2 जो है वो दिया हुआ है आपका बेटा 57.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 57.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको बताइए कि IE1 वाला स्टेबल है या IE2 वाला स्टेबल है, ये बताना है। ठीक,
तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले से जाएंगे, यानी कि IE2 माइनस IE, ठीक है 1, ठीक है जो फॉर्मूला था। तो डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 57.2 माइनस 5.1 अप्रोक्स ये आपका आ जाएगा 51.9, और जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है 51.9 जो है बहुत ज्यादा है, किससे, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। क्लियर है, इसका मतलब जो पहला आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो वाला क्या होगा, यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो वाला स्टेबल होगा, यानी कि Na से, ठीक है Na से ये IE1 लगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये Na प्लस में, और ये वाला क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको याद है 2 और 8, इसका क्या होता है 2 और 8 और 1, तो ये क्या हो गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को आ गया क्या, इसीलिए ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, स्टेबल, ठीक है मोर स्टेबल, ये वाला क्या कहलाएगा आपका, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा, ठीक। और यदि दूसरा का हम चेक करेंगे IE2, तो और एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो और एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, 8 वाले से, यानी कि सेकंड सेल से, और वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल इसी में ले लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये मान लेते हैं पहला, ये दूसरा हम ले लेते हैं मैग्नीशियम का, ठीक है Mg। तो Mg का IE1 जो है वो है आपका 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और IE2 ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ले रहे हैं हम, अपने मन से नहीं ले रहे हैं। IE2 जो है वो है आपका 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो IE2 माइनस IE1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कम हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इसका मतलब ये है कि Mg+2, ठीक है, क्योंकि पहला आयोनाइजेशन एनर्जी में तो पहला इलेक्ट्रॉन केवल निकलेगा, तो क्या बनेगा Mg+, और दूसरे वाले में क्या बनेगा Mg+2, ठीक है। यानी कि यदि हम कहें कि Mg से यदि IE1 करोगे तो क्या बन जाएगा Mg+, और इससे फिर यदि IE2 लगाओगे तो क्या बन जाएगा Mg+2। इसका क्या था कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2, इसका 2 8 और 1, और इसका क्या हो जाएगा 2 8, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। तो बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है, नोबल गैस वाला है ना, तो इसीलिए ये वाला जो है यानी कि N+1 वाला, ये क्या हो जाएगा आपका N+1 वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल कहलाएगा। आ रहा बात समझ में, ये क्या है N+1 वाला ना, ये N+1, ठीक है। ये बेसिकली क्या हो गया आपका N, और ये क्या हो गया बेटा आपका N+1, ठीक, जो कि IE1 हम लोग ले रहे हैं। क्लियर है। तो इसीलिए ये वाले कॉन्सेप्ट पे आपको चलना है, जिससे आपको ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल कौन है, कम कौन है, वो क्लियर हो जाएगा। तो आज पूरे तरीके से हम लोगों ने क्या किया, आयोनाइजेशन एनर्जी को वाइंड अप करते हैं आज की क्लास में, और अगले क्लास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आई होप आप आज का क्लास आपको मजेदार लगा होगा, छोटा सा सेशन है, ठीक है। चलिए अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।